हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे केटीएम और कावासाकी को। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केटीएम की बाइक्स में क्या अच्छी चीजें मिलती है, क्या नेगेटिव चीजें मिलती है, कावासाकी की बाइक्स में क्या अच्छी चीजें है, क्या नेगेटिव चीजें है। तो ये सब सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही में ये भी बात करेंगे कि ये सब कंपनीज में आपको कौन कौन सी बाइक्स मिलती है, कितनी महंगी बाइक्स मिलती है। तो अगर आपको ये सब सभी डिटेल्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2019 में केटीएम के जो बॉस है स्टीफन पियरर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आने वाली 5 साल में जो केटीएम है वो कावासाकी को ओवरटेक कर देगा। 2019 में केटीएम की जो बाइक्स है वो टोटल सेल हुई थी 2,12,899 यूनिट्स। और वहीं हुस्कवर्ना जो इसकी सब्सिडरी है उसकी जो बाइक्स टोटल सेल हुई थी वो 48,555 यूनिट्स हुई थी। और वहीं केटीएम के बॉस के अकॉर्डिंग ये जो सेल्स यूनिट है वो 2022 तक 4 लाख को क्रॉस कर जाएगा, जिसके वजह से आने वाले कुछ ईयर्स में ये जो कंपनी है कावासाकी को भी ओवरटेक कर देगी। और वहीं शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे जो बजाज के साथ केटीएम का पार्टनरशिप है वो 2012 से नहीं बल्कि बहुत पहले से है। 2007 से ही केटीएम और बजाज की पार्टनरशिप है। स्टार्टिंग डेज में जब ये दोनों ही कंपनीज की पार्टनरशिप हुई थी तो ये दोनों ही कंपनीज इंडियन मार्केट के लिए बाइक्स नहीं बनाती थी, बाहर की कंट्रीज के लिए बाइक्स बनाती थी। जैसे सबसे पहले ड्यूक 125 को लॉन्च किया गया था केटीएम की तरफ से यूरोपियन मार्केट में। फिर जैसा कि आगे की कहानी आप लोग जानते हैं कि 2012 में केटीएम ने इंडिया में भी अपनी केटीएम ड्यूक सीरीज की बाइक ड्यूक 200 को इंट्रोड्यूस किया, जिसने की किक स्टार्ट किया 200 सीसी सेगमेंट को। और वहीं अगर हम लोग केटीएम वर्सेस कावासाकी के बारे में बात करें तो केटीएम जो कंपनी है ये वर्ल्ड की 4th रैंक में आती है। सबसे पहले जो आती है वो होंडा आती है, सेकंड में यामाहा आती है और थर्ड में कावासाकी आती है। तो केटीएम के बॉस स्टीफन पियरर के अकॉर्डिंग केटीएम जो है ये कावासाकी को ओवरटेक कर सकती है इन अपकमिंग ईयर्स। अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों ही बाइक ब्रांड्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है। तो दोस्तों ये जो दोनों ही बाइक ब्रांड है केटीएम और कावासाकी, इन दोनों ही कंपनीज में कुछ सिमिलैरिटीज है। वो सिमिलैरिटीज ये है कि इनकी जो बाइक्स होती है उनमें आपको काफी ज्यादा टॉप नॉच क्वालिटी मिलती है। इनकी जो बाइक्स होती है उनमें काफी हाई क्वालिटी के पार्ट्स आपको यूज में देखने को मिलते हैं। और सिमिलैरिटीज ये है कि ये जो दोनों ही कंपनीज है ये इंडिया में पॉपुलर है अपनी स्पोर्ट्स बाइक के लिए। ये दोनों कंपनीज कोई भी मास मार्केट की बाइक्स को नहीं डेवलप करती है इंडियन मार्केट के लिए। डिफरेंसेस की अगर बात की जाए तो जो ये केटीएम है ज्यादा पॉपुलर है 200 सीसी से 400 सीसी सेगमेंट में। और वहीं कावासाकी जो ज्यादा पॉपुलर है 600 सीसी से 1000 सीसी सेगमेंट में ज्यादा पॉपुलर है। और अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो जो कावासाकी है वो सुपर बाइक के लिए भी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन केटीएम सुपर बाइक्स के लिए पॉपुलर नहीं है। केटीएम ज्यादा एंट्री लेवल प्रीमियम बाइक्स के लिए पॉपुलर है। कावासाकी में आपको लीटर क्लास की बाइक्स काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, जैसे निंजा ZX-10R हो गई। और वहीं केटीएम की जो बाइक्स होती है यहाँ पे आपको 300 से 400 सीसी सेगमेंट की बाइक्स अच्छी मिलती है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं केटीएम और कावासाकी के बारे में। तो पहले हम लोग बात करते हैं कावासाकी के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कावासाकी ये जो ब्रांड है ये जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है। और वहीं ये जो कंपनी थी इनिशियल डेज में कोई भी बाइक नहीं बनाती थी, ये पहले एयरक्राफ्ट बनाती थी जापानीज मार्केट के लिए। जी हाँ दोस्तों, एयरक्राफ्ट ये कंपनी स्टार्टिंग डेज में बनाती थी और साथ में जेट्स की एटीवीज ये सब भी बनाती थी। और ये सब प्रोडक्ट्स कुछ कुछ आपको अभी भी देखने को मिलते हैं। और वहीं दोस्तों बाद में क्या हुआ, कावासाकी एयरक्राफ्ट ने कावासाकी मोटरसाइकिल्स को बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पहले जो कावासाकी मोटरसाइकिल आती थी वो कावासाकी के नेम के अंडर में नहीं बिकती थी, वो मेग्यूरो नेम के अंडर बिकती थी। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि कावासाकी बाइक बनाने से पहले 4 स्ट्रोक इंजन बनाती थी छोटी कार्स के लिए। लेकिन 1963 में कावासाकी और मेग्यूरो एक साथ मर्ज होकर कावासाकी मोटरसाइकिल्स बन गई। फिर उसके बाद से जो कावासाकी की बाइक्स की प्रोडक्शन थी वो धीरे धीरे मार्केट में बढ़ने लगी। तो दोस्तों ये थी इस कंपनी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री। और वहीं अगर इस कंपनी के सेगमेंट्स के बारे में बात की जाए कि कौन कौन सेगमेंट्स में ये कंपनी इंडिया में अपनी बाइक को ऑफर्स करती है, तो कावासाकी बहुत सारी सेगमेंट्स में अपनी बाइक को ऑफर करती है इंडियन मार्केट के लिए। जैसे कि डर्ट सेगमेंट में ऑफर करती है, फिर क्रूजर सेगमेंट में करती है, एडवेंचर सेगमेंट में करती है, फिर क्लास सेगमेंट में करती है, मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी कावासाकी की बाइक्स आपको देखने को मिलती हैं। तो काफी सारी सेगमेंट्स में कावासाकी इंडिया की बाइक्स आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें यानी जो लोअर डिस्प्लेसमेंट की कावासाकी बाइक्स के बारे में बात करें, जैसा कि निंजा 300 पहले आती थी, वो करंटली अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है क्योंकि उसका कोई भी BS6 इंजन आया नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसका भी BS6 इंजन जल्दी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों निंजा 300 वही बाइक है जो कि डायरेक्टली KTM RC 390 से कॉम्पीट होती है। और वहीं ये जब बाइक सेल पे थी तो इसके BS4 इंजन की एक्स शोरूम प्राइस थी 2,98,000 रुपीज। तो ज़्यादा निंजा 300 के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत जानते हो निंजा 300 के बारे में कि इसमें आपको ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता था जो कि 39 bhp का पावर जनरेट करता था और इसकी टॉप एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी।
तो दोस्तों बहुत लोगों को लगता होगा कि कावासाकी निंजा 300 ही वो बाइक थी जो कि कावासाकी इंडिया की फ्लीट में आती थी सबसे ज़्यादा लोअर डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे भी एक लोअर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक आती थी और उस बाइक का नाम था कावासाकी निंजा 250। जी हाँ दोस्तों, निंजा 250 भी इंडियन मार्केट में आती थी, उसमें भी ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता था। उसको ZX25R आप लोग नहीं समझिए क्योंकि वो बाइक बिल्कुल भी अलग थी, उसमें ट्विन सिलेंडर इंजन मिलता था। तो यार जिन लोगों को लगता है कि कावासाकी निंजा 300 ही लोअर डिस्प्लेसमेंट वाली सबसे पहले बाइक आई निंजा फ्लीट में, तो ऐसा नहीं था। इससे पहले भी इससे लोअर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक को कावासाकी इंडिया में लॉन्च कर चुकी है। तो दोस्तों यहाँ तो 300 सीसी सेगमेंट और 250 सीसी सेगमेंट के बाइक के बारे में मैंने आपको बताया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कावासाकी के पास रिकॉर्ड भी है अपनी वर्ल्ड की फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक के साथ, जिसका नाम है कावासाकी निंजा H2R। वैसे निंजा H2R तो रोड लीगल नहीं है क्योंकि उसमें टेल लैंप ना ही हेडलैम्प ये सब कुछ नहीं आता है, लेकिन निंजा H2R को अगर जो लोग खरीदते हैं तो वो लोग इस बाइक को ट्रैक पे जरूर चला सकते हैं। तो निंजा H2R में आपको 305 bhp की पावर मिलती है और वहीं इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 76 लाख रुपीज। इसकी कर्व रेट 216 kg और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 400 प्लस kmph तक चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बाइक है 400 प्लस kmph तक इसकी टॉप स्पीड चली जाती है। इसलिए अगर ये बाइक को कोई लेके इंडिया में सड़कों पे चलाता है तो उसका क्या होगा, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी कहीं से भी आता है तो 400 kmph क्या 200 kmph भी हमारे रोड्स में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और हाँ, ये जो बाइक है निंजा H2R सिर्फ इंडिया में ही रोड में लीगल नहीं है, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज में भी ये बाइक को कोई भी रोड पर डायरेक्टली नहीं चला सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 400 kmph बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है, तो 400 kmph को हैंडल करने के लिए ट्रैक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसीलिए ये बाइक जो है ये स्ट्रीट में लीगल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कावासाकी की फास्टेस्ट बाइक के बारे में बता दिया। और कावासाकी की और वैल्यू फॉर मनी बाइक्स के बारे में बात की जाए तो जैसे कावासाकी की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक जो है वो करेंटली कावासाकी Z900 है। फिर कावासाकी निंजा ZX10R है। जैसे Z900 जो है इसमें आपको जो पावर है वो काफ़ी अच्छी मिलती है इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। और वहीं ZX10R जो है वो इकलौती ऐसी बाइक है जो 20 लाख के नीचे प्राइस में आती है, वो भी 200 प्लस bhp के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बताया दिया कावासाकी बहुत सारी सेगमेंट्स में अपनी बाइक के ऑफर करती है इंडियन मार्केट के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी कावासाकी बाइक्स के बारे में बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं KTM बाइक्स के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग KTM बाइक्स के बारे में जानते हैं कि KTM की जो बाइक्स होती है ये आपको 125 सीसी सेगमेंट से लेकर 400 सीसी सेगमेंट तक मिलती है। अब यहाँ पे बहुत लोग ये बोलोगे कि 790 ड्यूक कहाँ गई। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत बार बताते आया हूँ अभी तक से कि जो 790 ड्यूक थी उसको KTM इंडिया ने बहुत ही कम यूनिट्स अलॉट किया था इंडियन मार्केट के लिए। तो इसलिए अगर आप 790 ड्यूक खरीदने जाओगे KTM के शोरूम तो देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन गेट अ 790 ड्यूक देयर। तो इसलिए दोस्तों मैंने 790 ड्यूक को यहाँ इंक्लूड नहीं किया। और वहीं 125 सीसी सेगमेंट से लेकर 400 सीसी सेगमेंट की बाइक्स में जो सबसे ज़्यादा सेल होती है KTM की फ्लीट में वो है 125 सीसी ड्यूक और वहीं 125 सीसी KTM RC। तो आयरनी ये है कि ये जो दोनों बाइक्स है काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है KTM की फ्लीट में, लेकिन सबसे ज़्यादा यही दोनों बाइक सेल होती है KTM इंडिया की फ्लीट में। तो पिछले कुछ समय में KTM खाली नेकेड और फेयरिंग बाइक्स आपको देती थी मार्केट में, लेकिन अब जो ये कंपनी है ये एडवेंचर सेगमेंट में भी ध्यान दे रही है। जैसा कि अब आपको KTM 390 एडवेंचर मिल रही है, जल्दी आपको KTM 790 एडवेंचर मिलेगी। तो कमेंट्स में जरूर शेयर करिए कि KTM जो अपनी अपकमिंग एडवेंचर बाइक्स पे काम कर रही है ये सब बाइक्स क्या इंडियन मार्केट में हिट करने पाएगी कि नहीं, क्या एडवेंचर सेगमेंट KTM के लिए सही रहेगी कि नहीं। ये सब पे अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो जैसे दोस्तों कावासाकी के पास वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक का रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसा कोई भी रिकॉर्ड KTM के पास नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे KTM को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि 200 सीसी सेगमेंट को यहाँ इंडिया में किक स्टार्ट KTM ने ही किया। जी हाँ, 2012 में KTM ने ड्यूक 200 को लॉन्च किया, जिसके बाद से बहुत सारी कंपनीज की तरफ से आपको दूसरी 200 सीसी की भी बाइक्स देखने को मिलने लगी। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो इंडिया में जो एंट्री लेवल परफॉर्मेंस बाइक का जो क्रेज़ है इसको KTM ने ही स्टार्ट किया है। इससे पहले जो इंडिया में बाइक सेल होती थी KTM कंपनी की आने से पहले वो ज़्यादातर 150 सीसी 180 सीसी की बाइक्स होती थी। इन KTM के आने के बाद बहुत सारी जो बाइक्स है वो 200 सीसी सेगमेंट या 250 सीसी सेगमेंट, इनफैक्ट 400 सीसी सेगमेंट की भी बाइक्स अभी काफ़ी अच्छी सेल होती है। अब अगर ये बात की जाए कि KTM इंडिया की फ्लीट में सबसे ज़्यादा कौन सी अभी एक्सपेंसिव बाइक सेल पे है तो वो है KTM ड्यूक 790। अब यहाँ पे मैंने ड्यूक 790 को इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद ये बाइक आपको मिल सकती है। तो ड्यूक 790 की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 8,60,000 रुपीज़। और वहीं कावासाकी की जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक है जैसा मैंने आपको बताया दिया वो कावासाकी निंजा H2R है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 76 लाख रुपीज़। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अगर इन दोनों ही बाइक्स को कंपेरिजन किया जाए प्राइस के अकॉर्डिंग। और अगर डिफरेंसेस बात की जाए इन दोनों ही कंपनीज के बाइक्स के बारे में तो जो KTM की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है वो ड्यूक 390 है। और वहीं कावासाकी की जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है वो है कावासाकी Z900। KTM की जो सबसे ज्यादा ओवर प्राइस बाइक है वो RC 125 है। और वहीं कावासाकी की जो सबसे ज्यादा ओवर प्राइस बाइक थी वो निंजा 400 थी, लेकिन करंटली वो भी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। लेकिन एक जो बाइक है उसने सभी ओवर प्राइस बाइक्स का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है, वो है कावासाकी ZX25R। तो इस बाइक के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये बाइक इतनी प्राइस के साथ लॉन्च हुई 250 सीसी इंजन में। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो वो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो।
वहीं अगर इन दोनों ही कंपनी से सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक्स के बारे में बात की जाए तो जो KTM है इसकी सबसे ज़्यादा जो बाइक सेल होती है वो ड्यूक 125 है, और वहीं कावासाकी की जो सबसे ज़्यादा बाइक सेल होती है वो कावासाकी निंजा 650 है। पहले निंजा 300 सबसे ज़्यादा सेल होती थी, लेकिन अभी तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो अभी बंद हो चुकी है। अब अगर मैं आपको ये बताऊँ कि KTM में आपको क्या अच्छी चीज़ मिलती है जो कि कावासाकी में नहीं मिलती, वो ये है कि अगर आप KTM बाइक्स के साथ जाओगे तो आपको सर्विस बैकअप ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जैसे कि जो KTM की शोरूम्स और सर्विस सेंटर है वो आपको इंडिया के बहुत सारी सिटीज़ में देखने को मिलती है, लेकिन वहीं कावासाकी की जो सर्विस सेंटर्स और शोरूम्स है ये बहुत ही लिमिटेड सिटीज़ में अवेलेबल है। जो मेट्रो सिटीज़ है वहीं पे आपको कावासाकी की सर्विस बैकअप मिलती है। तो इसलिए अगर आप RC390 लेते हो और वहीं अगर आप एक स्मॉल टाउन में रहते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको RC390 ही लेना चाहिए। निंजा 300 जब आएगी तो आपको निंजा 300 को तभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निंजा 300 की सर्विस बैकअप में आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप एक स्मॉल टाउन में रहते हो तो। और KTM की बाइक्स की एक और बात मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी ये लगती है कि एंट्री लेवल परफॉर्मेंस बाइक में जितनी भी बाइक्स आती है उनमें KTM की बाइक में जो आपको ब्रेकिंग फीडबैक होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो RC125 हो गई, चाहे वो RC390 हो गई, चाहे वो ड्यूक बाइक की कोई भी सीरीज हो गई, तो सबसे ज़्यादा आपको जो KTM की बाइक्स है इनमें फीडबैक काफ़ी अच्छा आता है ब्रेकिंग में। और वहीं अगर यहाँ पे हम लोग कावासाकी की बाइक्स के बारे में बात करें कि इनमें आपको क्या अच्छी चीज़ मिलती है जो कि KTM की बाइक्स में नहीं मिलती है, वो ये है कि कावासाकी की बाइक्स के साथ जाएंगे तो इसमें आपको वो प्रीमियम फील मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कंपनी सुपर बाइक भी बनाती है, तो कावासाकी की बाइक्स में आपको थोड़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस मिलती है। और वहीं यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि अगर आपको कोई भी 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक लेनी है या फिर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक आप बोल सकते हो, अगर वो ऐसी कोई बाइक लेनी है तो KTM के फ्लीट में कोई भी ऐसी बाइक अवेलेबल नहीं है जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर के साथ आती है। लेकिन कावासाकी के साथ ऐसा नहीं है। कावासाकी ZX6R हो गई, ZX10R हो गई, निंजा 1000 हो गई, यहाँ पे कावासाकी की बहुत सारी ऐसी बाइक्स है जिनमें यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन या इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। और वही दोस्तों यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है इन दोनों ही कंपनीज में, वो ये है कि ये जो दोनों ही कंपनीज है यहाँ पे पार्टनरशिप में थी बजाज के साथ। इनफैक्ट KTM तो अभी भी है, लेकिन कावासाकी भी जब इंडिया में आई थी 2009 में, तब ये भी कंपनी इंडिया में पार्टनरशिप में थी बजाज के साथ। लेकिन 2009 के बाद जल्दी 2010 में ही कावासाकी जो है इसने एक अपना ही सब्सिडरी स्टैब्लिश कर दिया। फिर बाद में बजाज से ये कंपनी अलग हो गई, और वहीं कावासाकी की जो सबसे पहली बाइक थी इंडियन मार्केट में वो कावासाकी निंजा 250 थी। तो दोस्तों इसी तरह एक कॉमन पॉइंट शेयर होता है इन दोनों ही कंपनीज के बीच में कि एक जो कंपनी थी वो भी बजाज के साथ थी और एक जो कंपनी है वो अभी भी बजाज के साथ वर्क कर रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि KTM जो ये कंपनी है ये ऑस्ट्रियन बाइक मैन्युफैक्चरर है। तो इसलिए अगर आप लोग में से जो कोई भी ये सोच रहे हो कि KTM जो ये भी जापानीज बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी, ऐसा नहीं है दोस्तों। KTM जो है ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती है। तो दोस्तों यहीं पर मैंने आपको बताया KTM और कावासाकी बाइक्स के बारे में कि इनमें आपको क्या सिमिलैरिटीज मिलती है, क्या डिफरेंसेस मिलती है और इनके फ्लीट में कौन कौन सी बाइक इंडियन मार्केट में सेल पे है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।